बिहार के समस्तीपुर में सर्द हवाओं ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिनों से धूप नहीं निकली है। इस बीच पश्चिमी हवा चलने से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। हर दिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। लोगों का दिनचर्या इस ठंड के मौसम ने बदल दिया है। ठंड का प्रकोप इतना बढ़ गया है कि लोगों को अब अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। शहर के चौक चौराहों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने की जुगत करते दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी रिक्शा चालकों और गरीबों के बीच देखने को मिल रही है। हाड़ कपा देने वाली ठंड में ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोग शाम होते ही घरों में रहने को मजबूर है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली अगले 3 दिन तक 4 डिग्री सेल्सियस का टॉर्चर झेलने वाली है। आईएमडी के पूर्वानुमान के मुताबिक 5 से 7 जनवरी तक यहाँ न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। इसके साथ ही तीनों दिन दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी रहने वाला है। हालांकि 8 जनवरी से ठंड में मामूली राहत मिलने के आसार हैं और तापमान में बढ़त देखी जा सकती है। उत्तर भारत के कई राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और राजस्थान इसमें सबसे ऊपर है। मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान में सीजन में कोहरे का पहला ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतर जिलों में 6 जनवरी तक कोहरा छाया रहेगा। फतेहपुर में बुधवार को तापमान 0.7 डिग्री दर्ज किया गया है। मंगलवार को यहाँ न्यूनतम तापमान -1 डिग्री दर्ज किया गया था। ऐसे में फतेहपुर शेखावटी में विजिबिलिटी करीब 25 से 30 मीटर है। शेखावटी और चूरू में मंगलवार को पारा माइनस में दर्ज हुआ। शेखावटी के खेतों में फसलों पर बर्फ की बूंदें जमने लगी। अंजलि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई। अंजलि के शरीर पर 36 जगह 40 गंभीर जख्म थे। चोट लगने और घसीटे जाने से मौत हुई थी। अंजलि के पेट में शराब के अंश नहीं मिले हैं। इस बीच फॉरेंसिक टीम ने दोबारा हादसे वाली कार और स्कूटी की जांच की है। दिल्ली पुलिस की एक टीम फिर अंजलि की सहेली निधि के घर पहुंची थी। निधि का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है जिसमें वो रात करीब 2:30 बजे अपने घर पहुंचती दिख रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अंजलि के परिवार से मुलाकात कर कानूनी मदद का वादा किया है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के एलजी को हटाने और लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने की मांग की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने के विरोध में प्रदर्शन जारी है। अतिक्रमण हटाने के विरोध में 11 लोगों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। हल्द्वानी के बनफूलपुरा और गफूर बस्ती में 72 एकड़ जमीन से 4,365 अवैध मकानों को हटाने के लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। इसके लिए पीएसी भी मंगाई गई है। 10 एडीएम और 30 एसडीएम स्तर के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। वर्ष 2013 में ही हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। विवादित जमीन पर रेलवे ने मालिकाना हक का दावा किया है, जबकि वहां रह रहे लोग आजादी से पहले के म्यूनिसिपल दस्तावेज दिखा रहे हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। पीएम मोदी ने 2021 में लाल किले से इस योजना की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि भारत में सस्ती दर वाले हाइड्रोजन उत्पादन पर 17,490 करोड़ रुपए इंसेंटिव भी दिया जाएगा। 2030 तक भारत को ग्रीन हब बनाने के लिए करीब 8 लाख करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष निवेश भी होगा और 6 लाख नौकरियां मिलेंगी। सरकार ने हर साल 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने और रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता करीब 125 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। पटना में बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। प्रदर्शनकारी छात्र 30 दिसंबर को हुई तीनों पालियों की परीक्षा को रद्द कर दोबारा परीक्षा लेने की मांग कर रहे थे। इससे पहले 30 दिसंबर को पहली पाली की परीक्षा के पेपर लीक हुआ था, जिसमें आर्थिक अपराध शाखा ने कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए चुनाव 3 महीने तक टालने की इजाजत दे दी है। इस दौरान पिछड़ा वर्ग के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। इस पर कोर्ट ने संबंधित पक्षों से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। इससे पहले हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 26 दिसंबर को ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। पंजाब और हरियाणा के बीच सतलज यमुना लिंक नहर का विवाद जारी है। दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की अगुवाई में हुई बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा को पानी देने से मना कर दिया। हरियाणा के सीएम ने आरोप लगाया कि पंजाब सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहा है। पंजाब हरियाणा के बीच 42 साल पहले साल 1981 में SYL एग्रीमेंट हुआ था। इसमें सतलुज से यमुना को पानी दिया जाना था, लेकिन अब भगवंत मान ने यमुना से ही पानी की मांग की है।
इस मामले पर दोनों राज्यों को 19 जनवरी को कोर्ट में जवाब दाखिल करना है। हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री और हॉकी ओलंपियन संदीप सिंह के घर आज पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। हरियाणा की एक जूनियर महिला एथलेटिक्स कोच ने संदीप सिंह के खिलाफ शोषण का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद संदीप सिंह ने मंत्रालय छोड़ दिया था। इसी मामले में हरियाणा पुलिस की SIT टीम ने संदीप सिंह के सरकारी आवास पर महिला कोच को साथ ले जाकर सीन रिक्रिएट किया। संदीप सिंह के खिलाफ 31 दिसंबर को IPC की धारा 354, 354A, 354B, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद संदीप सिंह ने भी महिला कोच के खिलाफ केस किया है। मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी का भी गठन किया है। झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी पर समेत शिखर जी को जैन तीर्थस्थल घोषित करने की मांग पर प्रदर्शन जारी है। आज मुंबई में 50,000 से ज्यादा लोगों ने समेत शिखर को टूरिस्ट प्लेस घोषित करने के केंद्र सरकार के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार ने 3 साल पहले ही पारसनाथ इको टूरिस्ट सर्किट बनाने का ऐलान किया था। जैन समुदाय का आरोप है कि इससे उनके तीर्थ की पवित्रता नष्ट हो रही है और राज्य सरकार वहां मांस मदिरा की बिक्री होने दे रही है। उत्तराखंड में हुई कार दुर्घटना में जख्मी ऋषभ पंत को बेहतर इलाज के लिए मुंबई पहुंचा दिया गया है। ऋषभ के टखने और घुटने के लिगामेंट में चोट लगी है, जिसका इलाज मुंबई में किया जा रहा है। 30 दिसंबर को ऋषभ पंत कार हादसे में गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। दिल्ली पुलिस कंझावला कांड में 5 आरोपियों का लाई डिटेक्टर टेस्ट करवा सकती है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक अब तक की पूछताछ में आरोपियों के बयान में विरोधाभास मिला है। कुछ आरोपी कह रहे हैं कि हमें जानकारी नहीं थी कि लड़की कार के नीचे आ गई थी। कुछ का कहना है कि हमें जानकारी हो गई थी। सच पता करने के लिए अब लाई डिटेक्टर टेस्ट हो सकता है, लेकिन इसके लिए आरोपियों की सहमति की भी जरूरत होगी। दिल्ली पुलिस ने एक हाई लेवल मीटिंग की है। पुलिस केस की बैक मैपिंग कर रही है। पता किया जा रहा है कि आरोपी कहां गए थे, कहां रुके थे। सीसीटीवी के आधार पर जानकारी इकट्ठा की जा रही है। FSL की टीम लगातार सबूत जुटाने में लगी हुई है। FSL की टीम को आरोपियों की कार के नीचे अंजलि के खून के स्टेन मिले हैं, लेकिन गाड़ी के अंदर अंजलि से जुड़ा कुछ भी नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने निधि के उस बयान को खारिज कर दिया है जिसमें उसने बताया था कि अंजलि ने बहुत शराब पी रखी थी। अंजलि के परिजनों ने भी कहा है कि उसने शराब नहीं पी रखी थी। डॉक्टर्स का मानना है कि कई बार पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स पर भी निर्भर करता है कि उसे पेट में शराब मिली या नहीं। मुकम्मल तौर पर विसरा जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो सकती है। जांच में अभी कई सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, जैसे होटल से निकलने के बाद हादसे वाली जगह तक पहुंचने के बीच क्या क्या हुआ। रात 2:24 तक अंजलि निधि साथ थी। हादसा कितने बजे हुआ? अंजलि का फोन 10 बजे रात में स्विच ऑफ हुआ था। वो फोन कहां है? गृह मंत्रालय भी लगातार मामले की जांच पर नजर रख रहा है। स्पेशल CP शालिनी सिंह ने कहा है कि जल्द ही मामले की रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दी जाएगी। शालिनी सिंह पुलिस की लापरवाही के एंगल से जांच कर रही हैं। अलीगढ़ में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दूसरे समुदाय के युवक ने घर में घुसकर जबरन दुष्कर्म किया। घटना के वक्त पीड़िता घर में अकेली थी। आरोपी घटना के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी सुन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पीड़ित लड़की के पिता को थाने ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज की है। दरअसल लड़की को एक गैर समुदाय का युवक शादीक परेशान कर रहा था। जब लड़की घर में अकेली थी तो मौका देखकर वो घर में घुस गया और उसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बेटी से छेड़छाड़ करने को लेकर परिवार ने मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें समझौता न करने पर 3 दबंगों ने उसके भाई, जो कि 6वीं का छात्र है, उसको खेत में ले जाकर प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे बच्चा जख्मी हो गया। जिसके तुरंत बाद उसको अस्पताल में इलाज के लिए भेजा गया। बच्चे के पिता ने तीनों हमलावरों के खिलाफ थाना में मुकदमा दर्ज कराया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आगे की जांच कर रही है। मिर्जापुर में महिला के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। विधवा महिला को नौकरी दिलाने के बहाने आगरा ले जाया गया। वहां उसको बेचने की कोशिश हुई, उसका बच्चा छीन लिया, साथ ही उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया। पीड़ित महिला के पति का करीब 2 साल पहले निधन हो गया था। वो अपने 4 साल के बच्चे का पालन पोषण मेहनत मजदूरी से कर रही थी। तभी एक महिला ने उसे अच्छा काम और अच्छी कमाई का सपना दिखाया। पीड़िता को राजी कर 2 महिला समेत 4 लोग उसे बच्चे के साथ आगरा ले गए।
उसे कई जगह घुमाया गया। इस दौरान उसे 2 से 3 लाख में बेचने की बातें की गई। विरोध करने पर उसकी जमकर पिटाई की गई। घायल महिला को घने पेड़ों के बीच सड़क किनारे फेंक कर चले गए। किसी तरह लोगों से पूछते हुए वो घर लौट पाई। पीड़ित महिला अपने बच्चे की तलाशी की गुहार लगा रही है। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। भिंड में घर के बाहर टॉयलेट कर रहे एक शराबी को रोकना घर वालों को भारी पड़ गया। शराबी को इतना गुस्सा आया कि उसने घर के लोगों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस घटनाक्रम में 3 लोग गोली चलने से घायल हो गए, जिनमें से एक 12 साल का बच्चा भी था। इलाज के दौरान 12 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने शव को जिला अस्पताल के बाहर सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। पुलिस आरोपी को पकड़ने पहुंची, तब तक शराबी गांव से भाग गया। चक्का जाम की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाकर न्याय मिलने का भरोसा दिलाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने देर शाम पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस पहले से मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश कर रही थी। वहीं घटना से इलाके में तनाव बढ़ गया था और उपद्रवियों ने आरोपी की कार में भी आग लगा दी थी। आरोपी 8 साल पहले बीजेपी की टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ चुका है। फिलहाल अभी बीजेपी की सक्रिय राजनीति में नहीं है। मामले में लगातार साइबर सेल की भी मदद ली जा रही थी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पुलिस की लगातार सर्चिंग और सघन जांच के डर से आरोपी ने खुद को सरेंडर किया है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। दोनों तरफ से सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच रूसी रक्षा मंत्रालय ने माना है कि यूक्रेनी हमले में रूस के 89 सैनिक मारे गए हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की वजह से रूसी सैनिकों की लोकेशन यूक्रेन को मिली और लोकेशन पता करके यूक्रेनी सैनिकों ने हमला बोला, जिसमें रूस के सैनिक मारे गए। रूस के सैनिकों के मारे जाने के बाद रूस आग बबूला है। खबर है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस युद्धपोतों को भेजने की तैयारी की है। अगर ये युद्धपोत यूक्रेन के खिलाफ उतरे तो युद्ध में नया मोड़ आ सकता है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि इन युद्धपोतों जैसा दूसरा कोई भी जंगी जहाज नहीं है। रूस के बढ़ते हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने देश की सुरक्षा बढ़ाने की बात कही है। जेलेंस्की ने कहा कि रूसी हमलों को विफल करने के लिए काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बाबत ब्रिटेन, कनाडा, नीदरलैंड और नॉर्वे के राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी बात की जाएगी। यूक्रेनी सेना की मदद के लिए बड़ी संख्या में विदेशी लड़ाके पहुंचे हैं। रूस की सीमा के बिल्कुल करीब यूक्रेनी सेना के साथ मिलकर ये रूस की सेना का सामना कर रहे हैं। एक दिन पहले ही रूसी सेना ने हवाई हमलों में 130 विदेशी लड़ाकों को मार गिराने का दावा किया था। कोरोना महामारी बढ़ने के साथ चीन के अस्पतालों पर बोझ बढ़ गया है। राजधानी बीजिंग के फीवर क्लिनिक में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। शंघाई के अस्पतालों में भी मरीजों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। एक दिन पहले ही WHO ने चीन के कोरोना मरीजों के आंकड़े जारी करने की अपील की थी। चीन में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है और चीन के पड़ोसी देशों की चिंता बढ़ती जा रही है। चीन में फैलते संक्रमण की वजह से जापान और दक्षिण कोरिया ने सतर्कता बढ़ा दी है। दोनों देशों ने अपने यहां आने वाले विदेशियों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब दोनों देशों में चीन से आने वाले यात्रियों को कोरोना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के तौर पर अपनी दावेदारी रखने वाले रिपब्लिकन नेता केविन मैककार्थी को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद में हुए भारी विरोध के बीच पहले दिन हुई वोटिंग में मैककार्थी 3 वोटों से पीछे रह गए। स्पीकर बनने के लिए उन्हें 218 सांसदों का वोट चाहिए। अब अगले दौर की वोटिंग पर सबकी निगाहें हैं। फ्रांस के प्रधानमंत्री कार्यालय के गेट पर 2 पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने लाल रंग फेंक कर अपना विरोध दर्ज कराया। ये विरोध प्रदर्शन इसलिए किया गया क्योंकि आरोप है कि पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर फ्रांस की सरकार ने व्यापक कदम नहीं उठाया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। सऊदी अरब के मदीना शहर में तेज बारिश के बाद बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है। शहर पानी से लबालब है और लोग बेतहाशा परेशान हैं। यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। सड़कों पर सिर्फ पानी ही दिख रहा है। बता दें कि जेद्दा में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में 2 लोगों की मौत हो गई।